नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में। आज जो है हम अपने जीएस प्रश्न पत्र 1 से प्रश्न कराने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी से है। प्रश्न है कि जल हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं। वैश्विक स्तर पर जल संकट के विविध हॉट स्पॉटों को जो है वो चिन्हित कीजिए। 8 अंक का प्रश्न है और आइए आज इसी को देखते हैं। ये कुछ शेड्यूल है। मॉर्निंग में 9 बजे, इवनिंग में 4 बजे, मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक पेपर से यहाँ जो है वो प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो इस समय तो जो है चैनल पे आप ज़रूर बने रहें और प्रत्येक शनिवार को जो है वो करंट अफेयर्स की आपकी क्लास होती है। साथ ही साथ आरओ का भी जो है वो शुरू हो गया है और वो उसकी टाइमिंग जो है आरओ की 6 PM है और ये क्लास लाइव होती है। हिंदी शुरू हुई है, प्रभा मैम के द्वारा ये कराई जा रही है। तो जो बच्चे आरओ को लेकर के गंभीर है वो इस क्लास को ज्वाइन करें। और विनीत पाठक सर की जो क्लास है वो 12 बजे होती है दोपहर में, तो उनके भी क्लास में जो है आप लोग जुड़े रहें। एक बार पुनः हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि जल हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हैं। वैश्विक स्तर पर जल संकट के विविध हॉट स्पॉटों का जो है वो उनको चिन्हित करना है। तो सबसे पहले भूमिका में वही जो आपका की पॉइंट है उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। वही आपकी भूमिका का पार्ट हो गया। और इसमें यदि आप देखेंगे तो जल हॉट स्पॉट जो है इसी को आप बता दीजिए, यही आपका की पॉइंट है। तो जब किसी क्षेत्र में जल उपलब्धता व उपयोग को लेकर विवाद की समस्या लगातार बनी रहती है तथा भविष्य में इस विवाद की बढ़ने की और आशंका जो है वो रहती है, तो वह क्षेत्र जल हॉट स्पॉट में जो है वो तब्दील हो जाता है। मतलब जल हॉट स्पॉट एक ऐसा टर्म है जिससे अभिप्राय ये है कि जल मतलब पानी को लेकर के यदि कोई विवाद है तो उसी को जल हॉटस्पॉट कहते हैं। और वर्तमान में या भविष्य में इसके और विस्तृत मतलब व्यापक होने की संभावना रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों को जो है वैश्विक स्तर पर चिन्हित किया गया है और उसी के बारे में आपका जो है वो दूसरा पक्ष है। हाल के वर्षों में विद्वानों द्वारा यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि यदि भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध लड़ा गया तो यह साम्राज्य के विस्तार अथवा राजनैतिक सर्वोच्चता के लिए नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि लड़ा किसके लिए जाएगा, पानी के लिए, जल के लिए लड़ा जाएगा। आप सभी जानते होंगे पीछे जो है वो 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और दोनों के पीछे का वही औद्योगिक क्रांति से जो उपजी जो एक धारा थी जिसमें पश्चिम के लोग काफ़ी समृद्ध हो गए थे। तो जब समृद्ध हुए तो बाजार चाहिए था, अपने जो उनके जो प्रोडक्ट्स का जो उत्पादन था, तो कच्चे माल की भी प्राप्ति चाहिए थी। तो एक तरीके से वो उन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू किया और इसी कड़ी में अमेरिका से लेकर के अफ्रीका एशिया तक के देशों को वो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है गुलाम बनाए। लेकिन अगला जो विश्व युद्ध होगा न तो उसके पीछे कोई आर्थिक संभावना रहेगी, ना तो जो है कोई राजनीतिक वर्चस्व की बात रहेगी। कारण क्या रहेगा, वाटर। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो विद्वान लोग हैं उनका ऐसा अंदेशा है, ऐसी आशंका है। और उसके पीछे का उनका मानना भी है कि भाई पानी जो है जीवन जीने के लिए कितनी मूलभूत आवश्यकता है। और चूंकि इनका दायरा जो है वो सिकुड़ता जा रहा है, ये कम होते जा रहे हैं। इनका वाटर आप देख रहे होंगे गर्मियों में इस समय वाटर लेवल कितना नीचे जा रहा है। तो पानी जो है प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिन प्रतिदिन जो है इसकी घटती जा रही है। तो जब उपलब्धता घटेगी तो आज जो स्थिति अगर देखा जाए पेट्रोलियम की है, कल को वो पानी की होगी। और पेट्रोलियम बिना तो एक बार तो आप जीवन की कल्पना कर सकते हैं, या जीवन था ही, लेकिन पानी के बिना सोचिए तो इसके लिए तो फिर क्या ही कहा जाए। तो ये है जल हॉट स्पॉट। अब आइए देखते हैं कि प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये हम ही लोगों से जुड़ा है,
सिंधु नदी जल क्षेत्र। इसका उद्गम जो है सिंधु नदी का अगर देखा जाए तो तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला के आसपास मानसरोवर झील के निकट बोखर चू नामक ग्लेशियर से होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कुछ ज़्यादा नहीं फैक्ट हो गया, तो देखिए हम यहाँ थोड़ा सा फैक्ट इसलिए बताते हैं कि आपकी जो है, अगर हमारा कोई व्यूवर होगा जो 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहा होगा तो कुछ फैक्ट यहाँ पा जाए, और हम उन्हीं फैक्टों का उपयोग करते हैं कि जो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, नहीं तो पीटी में उसके आने की संभावना या आए हुए हैं। तो ये फैक्ट बेकार नहीं है। हाँ, मुख्य परीक्षा के स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों से हम ये कहेंगे कि आप जो है इतना फैक्ट के पीछे मत भागिएगा, बस आप दिखा दीजिए तिब्बत से निकलती है, आपका काम हो गया। बेसिकली हम इसके माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता करे, जो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो वर्तमान जो तिब्बत है, और तिब्बत में भी देखा जाए तो नियंत्रण किसका है, चीन का। तो तिब्बत से निकलते हुए लद्दाख होते हुए वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और फिर पाकिस्तान से जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो विवाद क्या है, देखिए तिब्बत को लेकर के, मतलब चीन को लेकर के, इस नदी को लेकर के विवाद तो वैसा नहीं है जैसा ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन पाकिस्तान से इसका गहरा विवाद है। भारत पाकिस्तान के मध्य इसके जल के उपयोग को लेकर के विवाद बना हुआ है, और आप इसीलिए देख रहे होंगे कि 1960 में जो है दोनों देशों के बीच सिंधु जल समझौता भी हुआ था, और इसमें पाकिस्तान का ये आरोप है कि जो है भारत सिंधु नदी के जल को जो है वो डाइवर्ट कर रहा है, उस पर बांधों का निर्माण कर रहा है, और सिंधु नदी जो जल समझौता हुआ था 1960, उसके अंतर्गत हमको उतना वाटर नहीं मिल रहा है, जबकि भारत का ये कहना है कि हम उससे ज़्यादा जो है जल पाकिस्तान को दे रहे हैं, और अब हमारा ये प्रयास है कि जो समझौते के तहत चीज़ें हैं हम उतना ही जल दें, बाकी अधिकतम जल का जो है वो अपने हिस्से के अधिकतम जल का जो है वो हम दोहन कर सके। तो ये दोनों देशों के बीच विवाद का विषय है। तो नंबर 1 तो यही हो गया, सिंधु नदी जल क्षेत्र जो है। अब आगे बढ़ने से पहले ये कुछ सूचनाएं हैं। सूचनाएं अब की बार मेंस पार बैच जो मुख्य परीक्षा को लेकर के है, या शून्य से शिखर बैच, ये 2 बैच हमारे चल रहे हैं, और ये बैच उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि उनको प्रत्येक दिन प्रत्येक पेपर से प्रश्न कराए जाते हैं, और ये संस्थान का प्रयास है कि जब आप मुख्य परीक्षा में देने जाए तो संस्थान के द्वारा करीब करीब 500 प्रश्नों का जो है आपको ऐसा विथ पीडीएफ जो है विथ मॉडल आंसर ऐसा संग्रह दिया जाए कि यदि आप उतना ही काम करके चले जाएं तो बहुत अच्छी स्थिति में रहें। शून्य से शिखर बैच उन बच्चों के लिए है जो किसी कारण से इस बार उनका प्रीलिम्स रह गया, या जो अगली बार के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो ये बैच बहुत लाभदायक है और उनसे ये जुड़े। यहाँ भी देखिए प्रक्रिया वही अपनाई जाएगी, केवल प्रश्न के संख्या में इस यहाँ करीब 8 प्रश्न दिए जाएंगे, और यहाँ जो है वो 2 से 4 प्रश्न डेली दिए जाएंगे। बाकी सेम प्रक्रिया है कि आप जो है अपने उत्तर को भेजेंगे, इसी तरीके से उसका मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताया जाएगा, और फिर जो है मॉडल आंसर आपको दिए जाएंगे। तो इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अब अगला जो है अरल सागर क्षेत्र की यदि हम बात करें तो अरल सागर जो है मध्य एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित जो है एक झील है। पहले तो अरल सागर की अवस्थिति जान लीजिए। प्रीलिम्स में तो कई बार पूछा गया प्रश्न है कि ये कहाँ अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य, मतलब जो मध्य एशिया में कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान है, तो इन दोनों देशों के मध्य एक झील है। देखिए सागर से ये मत समझ लीजिए कि समुद्र है, नहीं, ये एक झील थी, लेकिन ये एक समय था कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी, जो कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी। पहले इसका आकार कितना था, 68,000 वर्ग किलोमीटर, और वर्तमान में कितना रह गया है सिकुड़ करके, मात्र 33,000 किलोमीटर, सॉरी 33,000 नहीं 3300, मतलब 68,000 से हम घट करके कितना आ गए, 3300 वर्ग किलोमीटर में। और आप देखेंगे भी मैप में, तो अगर पहले का मैप देखेंगे तो इसको बहुत विस्तृत स्तर पे आप इसको पाएंगे, लेकिन अभी की स्थिति क्या है कि काफ़ी जो है सिकुड़ गई है।
और इस सागर को जल आपूर्ति करने वाली दो नदियां थी, अमू दरिया और सिर दरिया। पर बांध बनाकर उसके जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। अब अगर इस सागर में दो नदियां गिरती थी और इनका जल इस सागर की समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, और इसी जल को यदि डाइवर्ट कर दिया जाए तो यहाँ जो है इसका सूखना लाजमी है, और यही हुआ है। तो ये भी जो है एक जो है जल हॉटस्पॉट क्षेत्र है। फिर अगले अगर देखा जाए तो जॉर्डन नदी क्षेत्र की बात की जाए तो मध्य पूर्व में बहने वाली जो जॉर्डन नदी है वो जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल एवं सीरिया के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। देखिए, उन नदियों को लेकर के समस्याएं सबसे ज़्यादा रहती हैं जो एक से अधिक देशों के बीच प्रवाहित होती हैं, क्योंकि होता क्या, जहाँ से जिस उद्गम निकलता है और जैसे जैसे पानी जाता रहता है तो जो पीछे की जो जो देश होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रित करने के लिए चीज़ों को इस पे बांधों का निर्माण करते रहते हैं। मतलब उनका ये रहता है कि हम जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते रहें। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे अंतिम या जो सेकेंड लास्ट देश होते हैं तो उनका ये आरोप रहता है कि हमारे पास जो है हमारे उपभोग के लायक पानी ही नहीं मिल पा रहा है। और अगर कभी बाढ़ की स्थिति बनती है तो ये लोग अपने जो है सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो जो नीचे के जो देश होते हैं वो बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं। मतलब अगर पानी कम है तो उनको ये हिस्से में कटौती, और अगर बाढ़ की स्थिति है तो उनको भर भर के पानी दे दिए जाते हैं। और ये स्थिति हमारे देश में भी, हमारे साथ भी है। ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के, या जो नेपाल से जो निकलती है नदियाँ, अब बिहार जो जलमग्न हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि नेपाल करता क्या है, अगर सूखे की स्थिति है तो पानी को होल्ड कर लेता है, और अगर बाढ़ है तो वो क्या करता है, पानी छोड़ देता है, और उसे हमारा पूरा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा फ्लड की चपेट में आ जाते हैं। तो ये समस्या है। वर्तमान में इसके जल का अधिकांश उपयोग जो है वो कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है, जो तनाव का कारण है। मतलब वही है कि यहाँ भी क्या है कि शक्तिशाली जो राज्य होता है वो अपने हितों को ज़्यादा सुनिश्चित कर लेता है। ऐसे में अन्य जो देश है उनके हितों की जो है अवहेलना हो जाती है, तो उसको लेकर के विवाद हो रहा है। और इन सबों में देखा जाए तो इजराइल एक महत्वपूर्ण फोर्स है, ताकत है, तो वो ऐसा कर रहा है। तो आप इसका भी मतलब, पीछे आपने सिंधु नदी क्षेत्र का बताया, अरब सागर क्षेत्र, और अगला जो है जॉर्डन नदी क्षेत्र की आपने बात करी। फिर अगला जो महत्वपूर्ण है वो है दजला फरात नदी क्षेत्र। इन नदियों का उद्गम जो है तुर्की से होता है, किंतु इसका अधिकांश भाग जो है वो इराक में प्रवाहित होता है। मतलब दजला फरात जो नदी क्षेत्र है, तो अगर इन नदियों का, दजला और फरात देखिए दो नदियां हैं, और इनका उद्गम है वो तुर्की का क्षेत्र, लेकिन तुर्की के क्षेत्र में ये कम प्रभावित होती हैं। ये अधिकांश कहाँ प्रभावित होती हैं? इराक में। जैसे आप उदाहरण लीजिए कि अपनी जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड में वो कितना, भाई छोटा सा तो उत्तराखंड है, और वहाँ ये बहुत कम भूभाग में ही प्रभावित होती हैं। और सबसे विस्तृत यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार। अगर सबसे ज़्यादा लाभ इसका कौन ले रहा है तो उत्तर प्रदेश, बिहार ले रहा है। तो वही चीज़ें यहाँ है कि तुर्की का ये कहना है कि और तुर्की ने इसके जल का अधिकतम दोहन के लिए कई बांध जो है वो बनाए हैं, जिसके कारण तुर्की, इराक और सीरिया में तनाव की स्थिति रहती है। आप सभी जान रहे होंगे कि जो मध्य एशिया के जो देश है वहाँ सूखे की स्थिति रहती ही है, और ऐसे में पानी वहाँ के लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी या कीमती है। और इस स्थिति में तुर्की से चूंकि ये निकलती है, तो तुर्की को का कहना है कि भाई ये तो हमारी नदी है, हमारे देश से निकलती है, तो इसमें सर्वाधिक अधिकार हमारा है। और वो क्या करता है कि इन नदियों पे बहुत बड़े बड़े डैम, बांध बना करके अपने उपयोग के लिए इसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। और जब ये नियंत्रित करता है तो जो इराक जो देश है, तो उसका ये आरोप लगता है कि तुर्की जो है इस जल को काफ़ी मात्रा में जो है अपने लिए उपयोग कर रहा है, और हमको हमारी आवश्यकता के अनुरूप चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे में ये तनाव का विषय बन जाता है तुर्की और सीरिया के बीच। फिर अगला जो है वो नील नदी का जो क्षेत्र है,
तो नील नदी जो है मध्य अफ्रीका में अवस्थित विक्टोरिया झील से निकलती है। ये प्रीलिम्स में तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। और इसमें भी विक्टोरिया झील में भी एक वाइट नील है, एक ब्लू नील है। तो आप लोग वहाँ जा करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब आयोग यहाँ तक नहीं पूछ रहा। आयोग करता क्या है कि वो वाइट नील या ब्लू नील के बारे में पूछता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो विक्टोरिया झील से निकलकर युगांडा, दक्षिण सूडान या मिस्र होते हुए क्या है कि ये भूमध्य सागर में गिरती है। और जब इतने बड़े क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है तो इसको लेकर के भी समस्याएं होती है। वही आप बता रहे हैं कि चूंकि यह कई देशों से होकर बहती है, यह उन देशों की जल आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब जो नील नदी है बहुत ही ज़्यादा, जैसे कैसे हमारे लिए मतलब उत्तर भारत के लिए गंगा का जो महत्व है, वही इन क्षेत्रों में नील नदी का महत्व है। ऐसे में अगर कोई भी देश इस जल को रेगुलेट करने के लिए बांधों का निर्माण करे या ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करने लगे, तो अन्य देश जो है वो प्रभावित होंगे। उनके यहाँ की एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होगी, उनका पेयजल का जो प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब होगा। तो वो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, और ये आरोप कभी कभी हिंसा में भी बदल जाता है। और इस पर संबंधित देशों ने कई बांधों का निर्माण कर लिया है, जिसके कारण वर्तमान में यह प्रमुख जल हॉट स्पॉट का जो है क्षेत्र बन गया है। तो चूंकि आपके प्रश्न में ये था कि भाई वैश्विक स्तर पर जो प्रमुख जल हॉटस्पॉट का जो क्षेत्र है उसके बारे में बताना है। और इसका एक उदाहरण आप अभी दक्षिण चीन सागर को भी ले सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ जो है चीन पूरा दादागिरी कर रहा है, और जो संबंधित वियतनाम, फिलीपींस से सब जो देश है इनके हितों को जो है वो नज़रअंदाज कर रहा है। और ये जल हॉटस्पॉट जो वैश्विक स्तर पर नहीं देखा जाए तो ये एक देश के अंदर भी होते हैं। जैसे अगर आप भारत का उदाहरण लीजिए तो जो कृष्णा नदी जो जल क्षेत्र है भारत में, तो चूंकि वो बहुत से राज्यों से होकर जाती है, महाराष्ट्र से जाती है, कर्नाटका से जाती है, तो उसको भी लेकर के राज्यों में विवाद है, और इसीलिए इसको लेकर के एक ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया है। तो चूंकि प्रश्न की डिमांड वैश्विक स्तर पे है तो हमने वैश्विक चीज़ों को बताया है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर आए तो आपको बस इतना करना है कि जो अपने देश में जो नदी जल विवाद है उनको लेकर के ध्यान रखना है। जो नहरों को लेकर के है, नदियों को लेकर के है, जैसे केरल में तमिलनाडु और केरल के बीच मुल्ला पेरियार बांध को लेकर के है, तो वो सब बताते हुए आप जो है अपने उत्तर को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यही मुख्य परीक्षा में स्मार्ट काम आपको करना भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी शिक्षक या कोई भी क्लास जो है वो पढ़ा दे और हूबहू जो है वो आयोग में फंस जाए, ऐसा तो होता नहीं है। ये है कि अगर आपको क्लू मिल जाए, आपको तरीका मिल जाए करने का, तो आप चूंकि पीटी पास किए हुए लोग होते हैं, भाई मुख्य परीक्षा में जो बच्चे आते हैं तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि उनका प्रीलिम्स निकला हुआ है या वो प्रीलिम्स बहुत बेहतर स्थिति में है। तो अब इतने में तो आप वहाँ जोड़ करके लिख ही लेंगे, क्योंकि पीटी में तो आपने ये सारे विवाद के बारे में पढ़ा हुआ है, चाहे कृष्णा नदी विवाद हो, चाहे मुल्ला पेरियार बांध को लेकर के हो, चाहे कावेरी नदी को लेकर के जो समस्याएं रही हैं, फिर नर्मदा को लेकर के उसके जल के दोहन को लेकर के जो आरोप लगता है गुजरात और बेसिकली महाराष्ट्र के बीच में, तो ये सारी चीज़ें अगर देश के अंदर आए तो आप देश से जोड़ करके बता दीजिए। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से जो है आपको एक मॉडल उत्तर मिला, और दूसरे को फॉर्मेट कैसे करना उसके बारे में भी मैंने बताया। दूसरा प्रश्न वही कि यदि जल हॉटस्पॉट क्षेत्रों को बताते हुए भारत के अंदर अगर बताना हो तो कैसे आप जोड़ करके लिखेंगे। ये कुछ लिंक्स हैं, इनसे तो ज़रूर आप लोग जुड़िए, क्योंकि ये टेलीग्राम है जिससे आप 24 घंटा संस्थान से जुड़ सकते हैं। कोई भी घटना होती है, कोई भी सूचना दी जाती है, या कुछ भी करंट अफेयर्स को लेकर के कोई महत्वपूर्ण चीज़ें होती तो सबसे पहले यहीं प्रोवाइड की जाती है। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, एक तो यूट्यूब चैनल हमारा और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हो या हमसे बात करना चाहते हो तो 73030307 पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।